बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, पहले बैनुल-अक़वामी फ्रंट से कुछ खबरें, फिर पाकिस्तान से बहुत अहम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इंटरनेशनली जो खबर सबसे पहले मैं आपको दूंगा वो ईरान ने एक नया नक्शा जारी किया है, और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट ने और नए इकदामात ने पूरे खित्ते को जंग से दो चार करने के बड़े खतरात से लाक कर दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बहरी जहाजों को आबना हुर्मुज में से अपनी हिफाजत में गुजारेंगे, और जो कोई भी रुकावट बनेगा उसके साथ वो लड़ाई करेंगे। अब रुकावट तो वहां पे ईरान मौजूद है और वो आबना हुर्मुज को कंट्रोल करते हैं, तो यहां पे खित्ते में कशीदगी पैदा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में हमने जो चीजें देखी, खास तौर पे गुज़िश्ता रात में ईरान ने अनाउंसमेंट की कि फौरी तौर पे जितने भी जहाज यहां पे मौजूद हैं वो रियासुल खैमा के इलाके को छोड़कर दुबई वाले एरिया में चले जाएं। यानी आबना हुर्मुज के करीब जितने बहरी जहाज वहां पे या ऑयल टैंकर्स या तजारती जहाज जो वहां पे मौजूद थे, उन सबको यह कहा गया कि वो अपनी लोकेशन को तब्दील करें और पीछे की जानिब जाएं। जो यहां मौजूद रहेगा वो यहां पे अपने खतरात को दावत देगा, और उसके लिए जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार वो खुद ही होगा। ये ईरान ने कह दिया, और अमेरिका के लिए भी वार्निंग जारी की। लेकिन ईरान ने एक नया नक्शा जारी किया है। इस नक्शे को आप देखिए, ये नक्शा बीबीसी पे भी छपा है, दुनिया भर के आलमी मीडिया पे ये नक्शा छपा है, और ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने जेरे कंट्रोल आबना हुर्मुज के इलाकों का नक्शा जारी कर दिया। इसमें जो ओमान का एरिया है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले भी एक मैप दिखाया था कि ओमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आबना हुर्मुज के किनारे पर है, और वो ओमान से कटा हुआ है। यानी बीच में यूएई आ जाता है, फिर उसके बाद ओमान का वो कॉर्नर आ जाता है। तो वो जो दोनों कॉर्नर हैं जहां पे ओमान मौजूद है, वहां से उन्होंने एक सीधी पट्टी खींचकर ईरान तक लेकर गए हैं, और यह बताया है कि इस एरिया के अंदर से जो भी गुजरेगा वो आबना हुर्मुज को अबूर करेगा, वो ईरान की रेड लाइन को क्रॉस करेगा। और ईरान ने बाकायदा रेड लाइन जारी की हैं इस नक्शे के अंदर। इस नक्शे को आप एक मरतबा फिर देख लें, एक बीच में लकीर है जो बता रही है वो समुद्री रास्ता जहां से बहरी जहाजों को गुजरना है, ईरान की इजाजत से और उसकी कोऑर्डिनेशन से। जबकि दो लाल लकीरें ये बता रही हैं कि इन लाल लकीरों के बीच में कोई नहीं आएगा। और यह नक्शा जारी करने का मकसद भी यह है कि अगर अमरीकी जहाज या इसराइली जहाज इस एरिया के अंदर आएंगे तो वो ईरान की हुदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे। यह मामला है, इस नक्शे को जारी किया गया है। दूसरा यह है कि ईरान ने बड़ी वाज़ेह धमकी दी है, अमरीकी अफवाज ने आबना हुर्मुज में दाखिल होने की कोशिश की तो हम उन्हें निशाना बनाएंगे। हुर्मुज में मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा, और उसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और लड़ाई समझा जाएगा। और अमरीकी धमकियों का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो बहुत नामुमकिन किस्म की एक जंग शुरू कर दे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक खराब डील कर ले। यानी एक ऐसी डील जिसे जंग तो रुक जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की फेस सेविंग मांग रहा है उस तरह की फेस सेविंग उसे ना मिले। दूसरी जानी प्रोजेक्ट फ्रीडम की, ये प्रोजेक्ट फ्रीडम वही है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो आबना हुर्मुज के रस्तों को खोलेगा और वहां से बहरी जहाजों को निकालेगा ताकत के जोर पे। तो इसके लिए 15,000 अमरीकी फौजी तैनात किए जाएंगे। ये सेंटकॉम हुकाम ने कहा, पता नहीं इनके पास प्लान क्या है, किस तरीके से आबना हुर्मुज को खोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी गई थी। एक चीज रखी गई थी कि ईरान पे एक शदीद तरीन हमला किया जाए, और इतना जबरदस्त हमला किया जाए कि ईरान की बुनियादों को हिला दिया जाए और चंद घंटों के अंदर हर तरफ बमबारी की जाए। दूसरी चीज बताई गई थी कि आबना हुर्मुज को किस तरीके से खुलवाया जा सकता है, वहां पे अमरीकी फौज जाकर कब्जा कर ले और उसके बाद ईरान को दोबारा कब्जा करने ही ना दे। और तीसरी चीज यह बताई गई थी कि यूरेनियम को ईरान में से उठाकर कैसे ले जाया जा सकता है। तो यूरेनियम कहां है इसके बारे में कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एटमी मामलात को देखने वाली जो एजेंसी है IAEA, वो ये कहती है कि अस्फहान में जो मरकज है, जौहरी मरकज, वहीं पे यूरेनियम की मौजूदगी हो सकती है। सारी नहीं तो यूरेनियम का एक हिस्सा वहां पे मौजूद हो सकता है। अब ये जनाब धमकियां लग रही हैं ईरान की जानिब से, और अमरीकी जंगी जहाज पर 2 मिसाइल या ड्रोन फायर करने की भी रिपोर्ट आई है, और यह दावा पासदारान इनकलाब ने किया है। यानी ईरान ने दावा किया कि हमने वार्निंग दी अमरीकी बहरी जहाज को, जंगी बहरी जहाज को, वो नहीं रुका तो हमें फिर उसके ऊपर फायर करने पड़े, और 2 मिसाइल या 2 ड्रोन जो है वो अलग अलग रिपोर्ट हो रहे हैं। ये ईरानी दावा है, लेकिन अमरीकी मीडिया और अमरीकी सोर्सेज ने इसकी तरदीद की है,
اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی امریکی بحری جہاز کے اوپر کوئی میزائل یا ڈرونز آ کر نہیں گرے، کوئی اس طرح کا حملہ نہیں ہوا، لیکن ایران کی جانب سے یہ دعویٰ ہے۔ آنے والے ویڈیوز میں تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی حقیقت کیا تھی۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ بھی کیا گزشتہ 2-3 مہینوں کے اندر، اس سے ان کی مقبولیت بہت تیزی سے نیچے گئی ہے امریکہ میں، اور ہر ہفتے ایک سروے آتا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ کتنی ہے، کتنے امریکنز ڈونلڈ ٹرمپ کو درست سمجھتے ہیں اور کتنے غلط سمجھتے ہیں۔ تو پچھلے ہفتے ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ایک آدمی پکڑا گیا امریکہ میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بھی کہی تھی۔ وہاں پہ ایک ڈنر ہو رہا تھا وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس کا، اور یہ ڈنر واشنگٹن میں تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگ پازیٹیو ہوتی ہے اس کے بعد یا نہیں ہوتی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے اور فوکس رہے گا۔ تو اب یہ ریٹنگ آ گئی ہے، اس ریٹنگ کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس قاتلانہ حملے کا بھی۔ ریٹنگ بدستور جو اپروول ہے یا اپروو ریٹنگ ہے ان کی، وہ 35% ہے، اور جو لوگ ان کو ڈس اپروو کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ 64% ہے۔ یہ وہیں پہ کھڑا ہے معاملہ، یعنی اس حملے سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حالت تھی وہ اس حملے کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت جو گر چکی ہے وہ سنبھل نہیں رہی۔ قاتلانہ حملے کا واقعہ ہو گیا، اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت نہیں سنبھل رہی۔ تو اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ بڑا کرنا پڑے گا، اور یہی وہ خدشہ ہے جس کا پورا خطہ سامنا کر رہا ہے کہ امریکہ نے زبردستی یہاں سے رستہ کھلوانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، ایک قدم امریکہ نے اور اٹھایا، یہ پازیٹیو ہے، اس میں یہ ہے کہ ایرانی جہاز جو امریکہ کے کنٹرول میں تھا اور عملہ بھی تھا، وہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا کہ پاکستان کے ذریعے سے وہ پہنچ جائے گا ایران میں واپس۔ تو یہ ایک اچھی پازیٹیو چیز ہے۔ اب آ جائیں ناظرین پاکستان کی پالیٹکس میں، تو پاکستان کی پالیٹکس میں تو عمران خان سے اوپر کچھ ہے ہی نہیں اس وقت، یعنی پاکستان کی پالیٹکس میں کہ عمران خان ہی ہے اور ورسز سارے کے سارے ہیں۔ عمران خان بمقابلہ عاصم منیر، شہباز شریف، آصف علی زرداری، نواز شریف، مریم نواز، بلاول، مولانا، ایمل ولی، ایم کیو ایم، یہ ساری پارٹیاں، جماعت اسلامی، سارے ایک طرف، عمران خان اکیلا ایک طرف۔ حتیٰ کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی بھی دوسری فیلڈ میں جا کے کھڑی ہوئی ہے اور عمران خان اپنی پارٹی کے خلاف بھی اکیلا ہی کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں نا علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ، عمران خان کی بہن ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری فیملی نے تمام پارٹی عہدیداران، سینئر قیادت، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اس منگل کو اڈیالہ جیل پہنچیں تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ نمبر 1، عمران خان کے وکلا اور اہل خانہ کو فوری ملاقات کی اجازت دی جائے۔ نمبر 2، عمران خان کو مکمل طبی معائنے اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، جہاں ماہر ڈاکٹروں سے ان کے ذاتی معالجین اور اہل خانہ کی موجودگی میں یقینی بنایا جائے کہ علاج ہو ان کا۔ نمبر 3، چیف جسٹس ڈوگر اس بات کو یقینی بنائے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ انہیں اس غیر قانونی قید سے بلا تاخیر رہا کیا جائے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو تنہائی میں قید رکھا گیا ہے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے اور پاکستانی قوانین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ علیمہ خانم نے کہی۔ اب ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنی پارٹی سے اپیل کی، عمران خان کی پارٹی سے اپیل کی۔ عمران خان نے یہ پارٹی بنائی ہے، سارے لوگ عمران خان کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں۔ آج عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ مدد کرو عمران خان کی۔ اچھا، عمران خان کی بہنوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اس سارے کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ ہمارے مقدمات ختم کیے جائیں، اس سارے میں کہیں نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کو چھوڑا جائے یا آستان نیازی کو جیل سے باہر نکالا جائے، اس سارے کے اندر کہیں نہیں ہے کہ ہمارا فلاں فائدہ کر دیا جائے یا ہماری گرفتاری سے ہمیں بچایا جائے۔ ایسی کوئی چیز نہیں کہی ان کی بہنوں نے۔ ایک ہی بات کہی ہے کہ عمران خان کے لیے آ جاؤ اڈیالہ جیل کے باہر اور دباؤ بڑھاؤ تاکہ عمران خان کو علاج کی سہولت ملے اور غیر قانونی قید سے نجات ملے، اور دباؤ بڑھے عدلیہ کے اوپر بھی اور موجودہ نظام کے اوپر بھی۔ اور عدلیہ تو ویسے ہی دبا کے پریشر ڈال کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا عدلیہ کو، اس کو آکسیجن ملنی چاہیے۔ جب تک پبلک نہیں نکلے گی عدلیہ کے اندر تو ان کو حوصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ ناظرین، ایک اور میں آپ کو خبر دیتا ہوں، افسوسناک خبر ہے اور ہمارے پاکستان کے عدالتی نظام کو بے نقاب کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف مرکزی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ سزائیں لگ بھگ 1.5 سال ہو گیا دی ہوئی ہیں عمران خان کو، اور لگ بھگ 1.5 سال ہو گیا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی نے سزا معطلی کی درخواستیں دے رکھی ہے۔ 1.5 سال ہو گیا سزا معطلی اور ضمانت کے معاملات کو نہیں سنا گیا، اور اب 1.5 سال کے بعد جو مرکزی اپیل ہے جناب کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے، اس کو سن لیتے ہیں۔ تو اس کو سننے کی بنیاد کے اوپر جو سزا معطلی کی درخواستیں تھیں انہیں فارغ کر دیا۔
1.5 साल तक उन दरखास्तों को नहीं सुना, 1 से 1.5 साल के बीच में हो गया, उन दरखास्तों को सुना ही नहीं। और जब सुनने का वक्त है तो कहा नहीं हम वो सुन लेते हैं, हम अपीलें सुन लेते हैं, इसको रहने देते हैं हम। और अब बड़ी सादी सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। मैं पहले ये कहता था ना आपको बार बार कि अदालतों में ये मामला जाएगा तो ठहर नहीं पाएगा। अब अगर अदालत में ये मामला जाएगा तो जो आसिम मुनीर साहब चाहेंगे और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर दे देगी, वही फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगा। इसकी गवाही अभी अफसार आलम साहब ने भी दी है कि किस तरीके से मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको आगाह करते हैं कि बड़े साहब यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या चाहते हैं। ये गवाहियां तो अब उनके घर के बंदे दे रहे हैं कि अदालतों को कैसे वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये बात आप अपने जहन में रखें कि अगर किसी को यह लगता है कि अदालतों से इमरान खान को इंसाफ मिलेगा तो वो इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि अदालतें आजाद नहीं हो जाएंगी। और इंसाफ की तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती जब तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर का बोझ और उनका लालच खत्म नहीं होगा, और वो खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल ये मामला इमरान खान साहब का लंबा लटकेगा और इसकी कीमत कौन अदा करेगा? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार कीमत अदा कर रहा है। हुकूमत दावे करती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आसिम मुनीर साहब यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, शबाज शरीफ, हम तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कर दिया वो कर दिया। ये सुने इन्होंने क्या किया। मोहम्मद जुबैर साहब ने सिर्फ चंद सवालात उठाए, ये 10-11 सवाल है। आप यकीन करें कि अपोजिशन के करने का ये काम था। कौमी असेंबली में और सेनेट में जो अपोजिशन के अरकान है उन्हें ये बात करनी चाहिए थी, उन्हें ये बात उठानी चाहिए थी। लेकिन जो काम पूरी की पूरी अपोजिशन मिलकर नहीं कर पाई वो काम अकेले मोहम्मद जुबैर साहब ने किया। ये जरा सुने आप और आप हैरान हो जाएंगे इस डाटा को देखकर। और ये सरकारी डाटा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैंने बना ली या मोहम्मद जुबैर साहब ने बना ली। उन्होंने कहा जी कि अगर तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है और इकोनॉमी जो है वो बहुत फ्लोरिश कर रही है, तो क्यों पाकिस्तान में टैक्सेस के रेट सबसे ज्यादा है पूरे खित्ते में? नंबर 1, क्यों पाकिस्तान में बिजली की कीमत सबसे ज्यादा है पूरे खित्ते में? क्यों पाकिस्तान में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो पूरे खित्ते में सबसे कम है? क्यों हमारे यहां पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहां पे गुर्बत सबसे ज्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहां पे महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहां पे हाईएस्ट पॉलिसी रेट है? क्यों है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहां पे सबसे स्लो ग्रोथ रेट है, तरक्की भी हम सबसे कम कर रहे हैं? और क्यों जंग के बाद हमने सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई? जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक हम 56% से ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा चुके हैं। डीजल में तो और बहुत ज्यादा बढ़ाई हैं। लेकिन यहां पे इसी वक्त में बांग्लादेश ने जो कीमतें बढ़ाई वो 10% है और इंडिया ने जो कीमतें बढ़ाई वो 0% है। यानी इंडिया ने इस जंग का जरा सा बोझ अपने अवाम पे नहीं डाला, जबकि हमने जंग का बहुत बड़ा बोझ जो हम पे डला भी नहीं, पाकिस्तान पे आया भी नहीं, वो अवाम पे डाल के अवाम की जेबें काट ली। बांग्लादेश ने सिर्फ 10% बोझ डाला अपने लोगों के ऊपर। फिर एक और चीज है कि पाकिस्तानी हुकूमत क्यों ईरान की जंग के बाद से लेकर अब तक लगातार लोगों के ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ाती चली जा रही है पेट्रोलियम लेवी के जरिए से। और पूरे खित्ते में क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी की शरह सबसे कम होती चली जा रही है। और एक और चीज भी उन्होंने पूछी आखिर में कि ये सब कुछ तो हो रहा है पाकिस्तान में, तमाम इंडिकेटर्स नीचे जा रहे हैं, तमाम चीजों में पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान अय्याशी में पूरे खित्ते में सबसे नंबर 1 है। जैसे तैयारे, गाड़ियां, ट्रैवलिंग्स, होटल्स, जिस तरह की अय्याशियां और जिस तरह का माहौल ये इंजॉय करते हैं, पूरे खित्ते में किसी मुल्क के हुक्मरान ऐसी चीजें इंजॉय नहीं करते। और फिर ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने इकोनॉमी ठीक कर दी है। इकोनॉमी का तो सारा बेड़ा गर्क किया। इन्होंने एक्चुअली अपनी जाती इकोनॉमी ठीक की है और कुछ ठीक नहीं किया। नाज़रीन, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। ये स्टेटमेंट के साथ एक खबर आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ आएगी। ये स्टेटमेंट है डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ साहब का। सुने आप। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ये कहा जनाब मोहतरम डीजी आईएसपीआर ने। खबर देखें आप। भारत ने बगलिहार डैम भरने के लिए पानी रोक दिया। दरिया चनाब में पानी की किल्लत है। पाकिस्तानी हुकाम का अलर्ट जारी।
भारत लगातार पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। चनाब, झेलम, ये दरिया मुतासिर हो रहे हैं और पाकिस्तान के हिस्से से भारतीय सरजमीन जो है वो सैराब हो रही है और पाकिस्तानियों का पानी इंडिया रोक रहा है और अनाउंस करके रोक रहा है और लंबे अरसे से रोक रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। खास तौर पे खरीफ की फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया है और ये अदादोशुमार पाकिस्तान के सरकारी इदारों के हैं। अब इंडिया ने पानी रोक दिया है। मैंने सिर्फ DGISPR साहब को याद दिलाना था कि उनका ये स्टेटमेंट मौजूद है। अब वो इस बयान के ऊपर अमल दरामद करवाएं और भारत से पानी खुलवाएं या फिर उनका सांस बंद करें। स्टेटमेंट आप दोबारा सुन लें। अब मोदी का सांस तो पता नहीं बंद करना है या नहीं करना, पाकिस्तानियों का सांस बंद किया हुआ है। पाकिस्तानियों की हालत आपके सामने है। कोई जरा सी बात करता है, कोई आजादी इजहार राय का इस्तेमाल करता है, उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं, उसको लापता कर देते हैं, जबरी तौर पे गुमशुदा कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बेगुनाह लोग जेलों में भरे पड़े हैं और जो माफियाज हैं सारे के सारे आजाद हैं और वो कौम की जेबें काट रहे हैं, चाहे वो IPPs की सूरत में, चाहे वो शुगर माफिया की सूरत में, चाहे वो आटा माफिया की सूरत में, चाहे वो लैंड माफिया की सूरत में, वो हर तरह से पाकिस्तानियों की जेबें काट रहे हैं। अब आ जाए एक और चीज पे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बातें की। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी दुनिया के जिस एयरपोर्ट पे हम उतरते हैं हमारे पासपोर्ट को बहुत इज्जत मिलती है। यहां पे कुछ लोगों ने और टाउटों ने ये खबर देना शुरू कर दी कि मैं फलाने एयरपोर्ट पे उतरा फलाने मुल्क के और मेरा पासपोर्ट देखते ही जनाब इमिग्रेशन का अमला ठटक गया। वो खड़े हो गए, उन्होंने सलूट मारे, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान से हैं, क्या कमाल आपने ये कर दिया, कमाल आपके फील्ड मार्शल ने वो कर दिया। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गई। ये इन्होंने बहुत दावे किए थे। ले जी आलमी रैंकिंग आ गई है पासपोर्टों की और ये पड़ी है हमारे सामने। इस पे दुनिया भर की खबरें छप चुकी हैं और पूरी दुनिया के जो पासपोर्ट है उनमें जो बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पासपोर्ट हैं, जिनकी अहमियत सबसे कम है, जिनकी पासपोर्टों की वैल्यू सबसे कम है, उस हवाले से पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया जी, नीचे से चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे अफगानिस्तान, शाम और इराक, ये 3 मुल्क हैं। अफगानिस्तान, इराक और शाम, सब में जंग लगी हुई है। ईरान जहां पे जंग लगी हुई है वो हमसे बहुत बेहतर है। बहुत सारे और ममालिक हैं वो भी हमसे बहुत बेहतर है। तो हमारे से नीचे सिर्फ 3 मुल्क रह गए हैं। एक अफगानिस्तान, वो आपको पता है अफगानिस्तान के मामला। एक इराक, आपको पता है जंग से तबाह हाल मुल्क है। और एक शाम, आपको पता है वो भी जंग की तबाही से 2-4 है। और पाकिस्तान उनके बाद, यानी एक वाहिद पाकिस्तान पहले नंबर पे ऐसा मुल्क है जहां पे कोई लड़ाई जंग, कोई झगड़ा, कोई ऐसी चीज नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद हमारा पासपोर्ट सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ी सी मेहनत और करे ना ये रजीम, ये जो मिलिट्री बैक्ड रजीम है पाकिस्तान में, ये थोड़ी सी मेहनत और करे ना, थोड़ी सी कोशिश और करें, थोड़ा सा और लोगों के ऊपर जुल्म करें, जबर करें, फस्तायत करें, थोड़ा सा और पाकिस्तान को डाउन करें और बेड़ा गर्क करें पाकिस्तान की पॉलिसीज का, तो पाकिस्तान पहले नंबर पे भी आ सकता है।